हे गाइस, वेलकम बैक टू डेफ ब्रेन स्पेशल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इवैल्यूएशन। तो धीरे धीरे हम इसी की कोर्स में डेफ ब्रेन में जितने भी सिलेबस में हमारे टॉपिक्स होते हैं उन सभी में मूव ऑन करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इवैल्यूएशन टॉपिक और इसके बाद हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी चीज को चेक करना या असेस करना। असेस भी मतलब एक ही चीज होती है कि हम टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि हमने जितना किसी को ट्रेन किया है उसको उस ट्रेनिंग का कितना परसेंट पार्ट हो चुका है और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें किसी भी स्टूडेंट का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया या वो अच्छे से उस चीज को नहीं सीख पाया। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्लास में जब हमारी टीचर्स हमें कुछ लेसन्स करवाती है, कुछ चैप्टर्स करवाती है, तो उसको कराने के बाद हमारे एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं PT1, PT2 या फिर SA1 और SA2। ठीक है। तो जो पीटी होते हैं वो क्या होते हैं? वो विद इन अ मंथ या क्लास टेस्ट वगैरह हम कह सकते हैं कि जैसे टीचर ने एक चैप्टर करा दिया और उसके बाद टेस्ट लेकर ये देखा कि किस बच्चे को कितना उस चैप्टर में आ चुका है और किसको कितना नहीं आया है, या कौन सा ऐसा पार्ट है जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया सभी को और कौन सा ऐसा पार्ट है जो बच्चों को अच्छे से नहीं आया, सो दैट जितना नहीं आया है वो उसको दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाने की उन्हें कोशिश कर सके। तो इस तरीके को समझा असेस करने को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। ठीक है। जिससे कि टीचर्स को भी हेल्प मिलती है कि वो जान पाए कि बच्चों को कितनी नॉलेज अभी रह रही है देनी, या फिर कितना हमें पार्ट अभी दोबारा से उन्हें समझाना चाहिए। और बच्चों को भी हेल्प मिल जाए कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके अधूरे रह गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स अब वो नहीं समझ पाए हैं, उन्हें वो और डिटेल में समझ पाए। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन। तो क्लास में जब हमारे टेस्ट होते हैं, बच्चे भागते हैं टेस्ट से, वो बेसिकली भागना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट हमारे इसीलिए होते हैं ताकि टीचर्स को ये पता चल सके कि हमें किस लेवल तक का कॉन्सेप्ट आता है और कितना लेवल हमारा है क्लास में। तो इसीलिए इवैल्यूएशन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जैसे ये एक कंपैरिजन होता है ऑफ द रिजल्ट। कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट का क्या मीनिंग हो गया कि हम कंपेयर करते हैं इसमें रिजल्ट का बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के बेसिस पे और बच्चे की अगली परफॉर्मेंस के बेसिस पे। मतलब हम एक ही चैप्टर को 2 बार टेस्ट लेंगे, उसमें फर्स्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि बच्चे को इस टाइम कितना आता है, उसके बाद हम उसे दोबारा से वही कॉन्सेप्ट और डिटेल में पढ़ाते हैं ताकि उसको दोबारा से अच्छे से आए वो, और फिर हम उसका एक और टेस्ट लेकर ये देखते हैं कि अब उसको अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया। तो दोनों के टेस्ट की परफॉर्मेंस को हम बच्चे में कंपैरिजन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट विद अ सेट क्राइटेरिया, इट कैन बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अच्छा, और जो इवैल्यूएशन होता है ये हम किसी भी टाइम पीरियड पे कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमें हर 6 महीने में एक बार इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो अब कितना सिलेबस हम स्किप करेंगे और कितना सिलेबस हम दोबारा से रिपीट करवाएंगे, इसलिए इसका कोई टाइम नहीं होता। ये कभी भी हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्लास टेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी हम इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इवैल्यूएशन अगर हम मिड वे में करेंगे किसी भी ट्रेनिंग के, मतलब कि हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना इवैल्यूएशन को, या तो हम ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं या तो हम एंड ऑफ द ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। तो दोनों के बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग और दोनों के ही साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अलग अलग। अगर हम इवैल्यूएशन को मिड वे में करें, मतलब अगर हम ट्रेनिंग के बीचों बीच करते हैं इवैल्यूएशन को, तो हमें क्या पता चलता है इससे कि हमें अपना पढ़ाने का तरीका कितने लेवल तक चेंज करना है। हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पढ़ाया हुआ मेथड बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम अपना मेथड चेंज करके बच्चों को उसी टॉपिक को दोबारा से समझाएंगे। ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा वो बहुत अच्छा होगा और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसलिए इवैल्यूएशन इन द मिड वे ऑफ द ट्रेनिंग हेल्प करती है हमें ये समझने के लिए कि हमारा जो मेथड है, टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों को समझाने की, उसमें हमें कितना बदलाव लाना है, इस चीज को जानने के लिए। और दूसरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि हम ट्रेनिंग के प्रोग्राम को अपने टारगेट को अचीव करवा सके बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो कि बस आए टीचर्स, बोला और कुछ भी टॉपिक पढ़ा दिया और उसके बाद चले गए, उन्होंने देखा ही नहीं कि बच्चों को कितना आया और कितना नहीं आया। नेक्स्ट इसमें आता है कि इवैल्यूएशन एट द एंड फॉर द ट्रेनिंग। अगर हम इवैल्यूएशन को एंड में करते हैं एकदम, तो इससे हमें क्या मिलती है हेल्प कि हम फ्यूचर में अपने एक्शंस को, मतलब अगर हमने एक क्लास जैसे पढ़ा ली, हमने पूरे साल असेसमेंट नहीं करा बट हमने क्लास के एंड में असेसमेंट कर लिया, तो अब हमें एंड में ये चीज जाकर पता चलेगी कि हमारा मतलब अच्छे से समझाया, कौन सा हमारा पोर्शन ऐसा था जो कि हमें
मैंने बच्चों को समझाया और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया, तो उससे बच्चों को डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है फ्यूचर में कि हमें कितना अपने आप को चेंज करना है। उनको टीचिंग की प्रोग्रेस, जो उनका टेक्निक है, जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उस मेथड से अगर बच्चों को इस बार समझ में नहीं आया तो अगली बार वो थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। बट इसमें लैक क्या होता है कि अगर आप एक साल में एक बार असेसमेंट करोगे तो आपको जो पुराने जो बैच होगा, मतलब जो बच्चों को आप पढ़ा चुके हो, उन बच्चों का ये डेवलपमेंट मिस हो जाएगा। मतलब उन बच्चों को ये चीज समझ में बहुत कम आएगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको टीचर पूरे साल आपको टेस्ट ही नहीं लेगी और लास्ट में एकदम एग्जाम ले लेगी तो बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आप ऐसे टेस्ट नहीं लोगे तो इसलिए बच्चों का वो वाला पार्ट मिस हो जाएगा और टीचर्स को पता ही नहीं चलेगी कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हमें जो इवेल्युएशन है वो हमेशा मिड वे में ट्राई करना चाहिए कि मिड वे में ट्रेनिंग के करें, या फिर एंड में तो एक बार करना ही चाहिए ताकि पता चल जाए कि बच्चे का लेवल क्या है। आई होप इवेल्युएशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। इन शॉर्ट अगर हम इसे रिवाइज करें तो इवेल्युएशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसकी वजह से हम चेक कर पाते हैं कि जो चीज हमने बच्चों को सिखाई है वो उन्हें कितने लेवल तक की आई है। इसको हम दो टाइम पे कर सकते हैं। एक होता है ट्रेनिंग जो भी हम दे रहे हैं उसके मिडवे में करेंगे, और दूसरा होता है जो हम ट्रेनिंग है उसके खत्म होने के बाद करेंगे, मतलब एकदम एंड में करेंगे। इसकी मदद से हमें अपना टेक्निक प्रोग्राम को चेंज करने की मदद मिलती है। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें इसके टाइप्स की ओर कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप्स हैं वो दो टाइप्स की इवैल्यूएशंस होती हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारे टाइम पे एक फिक्स 2-3 महीने में एक बार होता है, जिसे हम बोलते हैं हमारे FA1। FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA की पूरी फॉर्म होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर एक बार हुआ है यानी कि एक बार आपका असेसमेंट हो चुका है उसी टॉपिक का। अगर दूसरी बार हो रहा है तो यानी कि ये सेकेंड टाइम है जब आपका असेसमेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कब होता है, जो भी आपका टीचिंग प्लान है, जिस भी साल में आप पढ़ा रहे हो उसके बिल्कुल मिडल में होता है, और 4 बार होता है। साल में हम 4 बार FA लेते हैं, जैसे कि बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसको भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बोलते हैं, जो आपके एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद होते हैं। नॉर्मली आज के टाइम पे हम 4 बार PT करवाते हैं, मतलब 4 बार पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। थ्रू दिस हमें पता चल जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है और बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है क्लास में, और हम साथ में अपना मेथड भी चेक कर पाते हैं कि जो जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं वो मेथड बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आता है तो हम अपने उस पूरे प्लान को मॉडिफाई करते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट असेसमेंट हमारे पास आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कब होता है, जिसे हम बोलते हैं SA1 या SA2। ये साल में 2 बार होता है। एक सेट पीरियड होता है पूरा प्लान का, कि मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही ऐसे होगा हमारा, और इसमें जितना भी पोर्शन हमने ये हाफ ईयरली और जो पूरा हमारा फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं समेटिव असेसमेंट। ये अब के क्राइटेरिया में आया CBSE के रूल्स में। तो समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जितना भी हमने 6 महीने में बच्चों को कोर्स कराया उस पूरे कोर्स का टेस्ट लिया जाता है, जिसके बेसिस पे हम ये जानते हैं कि बच्चे को किस लेवल तक का काम आया है और कितना नहीं आया है। उसके बाद अगले 6 महीने में फिर से बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, और दोनों के बेसिस पे ही बच्चे को पूरे साल का रिकॉर्ड तैयार करके आगे पेरेंट्स तक उन्हें पहुंचाया जाता है कि आपके बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है। इसकी मदद से क्या होता है, हम एक नई IEP बना सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे अपनी नई वीडियोज में। तो इसमें हम क्या करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, ताकि हम बच्चे का पूरे साल का क्राइटेरिया देख सके कि पूरे साल का रिकॉर्ड कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया, किस लेवल पे बच्चों को मिस हुआ, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे का लैग करता है पॉइंट, ये सब जानने के लिए। तो फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो क्या होगा, फॉर्मेटिव एक मिडल में लिया जाता है टाइम के, कोई भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसके मिड में लिया जाएगा, और समेटिव जो होता है वो पूरे साल का प्लान होता है, मतलब ये एक साल में लिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव के बेसिस पे आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप अपने प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट समेटिव के बेसिस पे आप पूरे के पूरे प्लान को एक टाइम पीरियड के बाद ही चेक कर पाओगे, मतलब जब आपने टेस्ट लिया उसके बाद ही कर पाओगे। और अगर आप एक साल में एक बार टेस्ट ले रहे हो तो आप उसके बाद ही अपने प्लान को चेंज कर पाओगे। समेटिव असेसमेंट में बच्चे का पूरे साल का क्राइटेरिया आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे के एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्राइटेरिया आते रहते हैं। समेटिव असेसमेंट साल में एक बार होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में 3-4 बार या कभी भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लान के मिड में होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। आई होप आपको इवैल्यूएशन के दोनों टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और हमने जो अपने टाइम पे पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ ये 2 ही टाइप के इवैल्यूएशंस पढ़े थे। मैं अभी और चेक करूंगी इसके बारे में डिटेल्स, अगर मेरे को कुछ और डेटा ऐसा मिलेगा
तो मैं इसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई पॉइंट्स हैं जो कि शायद मैंने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।